नमस्कार। अब हम पढ़ते हैं धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया उपन्यास गुनाहों का देवता। जैसे कि अब तक आपने जाना कि गेसु और सुधा क्लास में बैठ कर के, और प्रभा भी इनके साथ में थी, ये तीनों चारों सहेलियां बैठ कर के अपने टीचर्स के द्वारा बताई गई बातों का कैसे अनुकरण करती हैं और कैसे उनकी बात को हवा में उड़ाती हैं, और टीचर को क्रोधित हो जाती हैं तो टीचर क्लास से बाहर चली जाती हैं। फिर ये लड़कियां भी बाहर आ जाती हैं। सुधा और गेसु एक घास के मैदान में आती हैं। अब उनकी आगे की बातचीत आप लोग सुनिए। धर्मवीर भारती ने कैसे लड़कियों के मन को समझा है और कैसे उनकी अभिव्यक्ति की है। सुधा ने बादलों से अपनी निगाह हटाई, बस एक करोड़ सर्पीली सपनीली मुस्कुराहट बिखेर कर रह गई। क्या देख रही हो सुधा? गेसु ने पूछा। बादलों को देख रही हूँ, सुधा ने बेहोश आवाज में कहा। गेसु उठी और सुधा की छाती पर सिर रखकर बोली, कैब वरदोस, बादलों को न देख, बेखबर तू न कुचल जाए कहीं। और सुधा के गाल पर जोर की चुटकी काट ली। हाय रे, सुधा ने चीख कर कहा। उठ बैठी। वाह वाह, कितना अच्छा शेर है, किसका है? पता नहीं किसका है, गेसु बोली, लेकिन बहुत सच। सुधी, आसमां के बादलों के दामन में अपने ख्वाब टाक लेना, उनके सहारे जिनकी बसर करने का ख्याल है, तो बड़ा नाजुक मगर रानी बड़ा खतरनाक भी है। आदमी बड़ी ठोकरें खाता है, इससे तो अच्छा है कि आदमी को नाजुक ख्याली से साविका ना पड़े। खाते पीते हंसते बोलते आदमी की जिंदगी कट जाए। सुधा ने अपना आंचल ठीक किया और लटों में घास के तिनके निकालते हुए कहा, गेसु, अगर हम लोगों को भी शादी ब्याह के झंझट में ना फंसना पड़े और इसी तरह दिन कटते जाएं तो कितना मज़ा है। हंसते बोलते पढ़ते लिखते घास में लेटकर बादलों से प्यार करते हुए कितना अच्छा लगता है। लेकिन हम लड़कियों की ज़िंदगी भी क्या है। मैं तो सोचती हूँ गेसु, कभी ब्याह ना करूँ, हमारे पापा का ध्यान कौन रखेगा। गेसु थोड़ी देर तक सुधा की आंखों में आंखें डालकर शरारत भरी निगाहों से देखती रही और मुस्कुराकर बोली, अरे अब ऐसी भोली नहीं हो रानी तुम। ये शबाब, ये उठान और ब्याह नहीं करेंगी, जोगन बनेंगी। अच्छा चल हट, बेशर्म कहीं की, खुद ब्याह करने की ठान चुकी है तो दुनिया भर को क्यों तोहमत लगाती है। मैं तो ठान ही चुकी हूँ, मेरा क्या, फिक्र तो तुम लोगों की है। ब्याह नहीं होता तो लेट कर बादल देखती है, गेसु ने मचलते हुए कहा। अच्छा अच्छा, गेसु की ओढ़नी खींचकर सिर के नीचे रखकर सुधा ने कहा, क्या हाल है तेरे अख्तर मियाँ का? मंगनी कब तक होगी तेरी? मंगनी क्या किसी भी दिन हो जाए, बस फूफी जान के यहाँ आने भर की कसर है। वैसे अम्मी तो फूल की बात उनसे चला रही थी, पर उन्होंने मेरे लिए इरादा जाहिर किया। बड़े अच्छे हैं, आते हैं तो घर भर में रोशनी छा जाती है। गेसु ने बहुत भोलेपन से गोद में सुधा का हाथ रखकर उसकी उंगलियां चिटकाते हुए कहा, वे तो तेरे चचाजाद भाई है ना, तुझसे तो पहले उनसे बोलचाल रही होगी। सुधा ने पूछा। हाँ हाँ, खूब अच्छी तरह से। मौलवी साहब हम लोगों को साथ साथ पढ़ाते थे। जब हम दोनों सबक भूल जाते थे तो एक दूसरे का कान पकड़कर साथ साथ उठते बैठते थे। गेसु कुछ झेपते हुए बोली। सुधा हंस पड़ी। वाह रे, प्रेम की इतनी विचित्र शुरुआत मैंने कहीं नहीं सुनी। तब तो तुम लोग एक दूसरे को कान पकड़ने के लिए अपने आप सबक भूल जाते होगे। नहीं जी, एक बार फिर पढ़कर कौन सबक भूलता है। और एक बार सबक याद होने के बाद जानती हो इश्क में क्या होता है। मकतबे इश्क में एक ढंग निराला देखा, उसको छुट्टी न मिली जिसको सबक याद हुआ। खैर यह सब बात जाने दो सुधा, अब तू कब ब्याह करेगी? जल्दी ही करूँगी, सुधा बोली। किससे? तुझसे। और दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ी। बादल हट गए और पाकड़ की छाँव को चीरते हुए सुनहली रोशनी का तार झिलमिलाता उठा। हंसते वक्त से गेसु के कान के टॉप चमक उठे। सुधा का ध्यान उधर खिंच गया। ये क्या बनवाया तूने? बनवाया नहीं तो उन्होंने दिए होंगे क्यों? गेसु ने शर्माकर सिर हिला दिया। सुधा ने उठकर हाथ से छूते हुए कहा, कितने सुंदर हैं, कमल हैं, वाह
क्या, क्यों गेसु, तूने सचमुच ये कमल देखे हैं? ना, मैंने देखे हैं। कहाँ? असल में 5 साल पहले तक तो मैं गांव में रहती थी ना, ऊंचाहार के पास एक गांव में मेरी बुआ रहती थी ना। बचपन में मैं उन्हीं के पास रहती। पढ़ाई की शुरुआत मैंने वहीं की और 7वीं तक पढ़ाई पढ़ी। तो वहाँ मेरे स्कूल के पीछे पोखरे में बहुत से कमल थे। रोज़ शाम को मैं भाग जाती और तालाब में घुसकर कमल तोड़ती। घर से बुआ एक लंबा सा सोटा लेकर गालियाँ देती हुई आती मुझे पकड़ने के लिए। जहाँ वह किनारे पर पहुँचती मैं कहती, अभी डूब जाएंगे बुआ, अभी डूबे तो बहुत। रबड़ी मलाई की लालच देकर वह मिन्नत करती, निकल आओ, तो मैं निकलती। तुमने तो कभी देखा नहीं होगा हमारी बुआ को ना, तूने कभी दिखाया ही नहीं। इधर बहुत दिनों से आई ही नहीं है वे। आएंगी तो दिखलाऊंगी तुझे। और उनकी एक लड़की है, बड़ी प्यारी, बहुत मज़े की है। उसे देखकर तो तुम उससे प्यार करोगी। वो तो अब यहीं आने वाली है, अब यहीं पढ़ेगी। किस दर्जे में पढ़ती है? प्राइवेट विदुषी में बैठेगी इस साल। खूब गोल मटोल और हंसमुख है, सुधा बोली। इतने में घंटा बोला और गेसु ने सुधा के पैर के नीचे दबी हुई अपनी ओढ़नी खींची। अरे अब आखिरी घंटे में जाकर क्या पढ़ोगी? हाजिरी कट ही गई। अब बैठो, यहीं बातचीत करें, आराम करें, सुधा ने अलसाए स्वर में कहा और खड़ी होकर एक मदमाती हुई अंगड़ाई ली। गेसु ने हाथ पकड़ उसे बिठा लिया और बड़ी गंभीरता से कहा, देखो, ऐसी अरसोई अंगड़ाई न लिया करो, इससे लोग समझ जाते हैं कि अब बचपन करवट बदल रहा है। धत, बेहद झेपकर और फाइल में मुँह छिपाकर सुधा बोली, लो, तुम मजाक समझती हो? एक शायर ने तुम्हारी अंगड़ाई के लिए कहा है, कौन ले रहा अंगड़ाई, आसमानों की नींद आती है। कौन ले रहा अंगड़ाई, आसमानों को नींद आती है। वाह, सुधा बोली, अच्छा गेसु, आज बहुत से शेर सुनाओ। सुनो। एक हृदय तीरगी है और खामे कायनात, डूब जाते हैं तारे, भींगती जाती है रात। एक हृदय तीरगी है और खामे कायनात, डूब जाते हैं तारे, भींगती जाती है रात। पहली लाइन के क्या मतलब है? सुधा ने कहा। अंधेरे की चादर और खामे कायनात के माने हैं जिंदगी का सपना। अब फिर सुनो। एक हृदय तीरगी है और खामे कायनात, डूबते जाते हैं तारे, भींगती जाती है रात। वह कितना अच्छा है। अंधकार की चादर है, जीवन का स्वप्न है, तारे डूबते जाते हैं, रात भींगती जाती है। गेसु, उर्दू की शायरी बहुत अच्छी है, तो तुम खुद उर्दू क्यों नहीं पढ़ लेती? गेसु ने कहा। चाहती तो बहुत हूँ पर निभ नहीं पाता। किस दिन शाम को आओ, सुधा तो अम्मी जान से तुझे शेर सुनवाए। यह ले तेरी मोटर तो आ गई। सुधा उठी, अपनी फाइल उठाई। गेसु ने अपनी ओढ़नी झाड़ी और आगे चली। पास आकर उचक उसने प्रिंसिपल का रूम देखा। वह खाली था। उसने दाई को खबर दी और मोटर पर बैठ गई। गेसु बाहर खड़ी थी। चल तू भी ना। नहीं, मैं गाड़ी पर चली जाऊंगी। अरे चलो, गाड़ी 4:30 बजे आएगी, अभी घंटा भर है। घर पर चाय पियेंगे, फिर मोटर पहुंचा देंगे। जब तक पापा नहीं है तब तक जितना चाहो कार घिसो। गेसु भी आकर बैठी और कार चल दी। इसके आगे का भाग हम फिर बताएंगे। अब आप 1-2 विचार तो अवश्य ही बताया करिए। कुछ अच्छाई बुराई कुछ तो बताएं। धन्यवाद।